गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप देख रहे हैं मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु कैसे हैं। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे, सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं। आज हम लोग देखेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से शत्रु हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में यह चर्चा किए थे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए जितना हानिकारक है उतना लाभदायक भी है, और जितना लाभदायक है उतना हानिकारक भी है। तो आप देख रहे हैं मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस, और आप सभी से निवेदन होगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मेरा वीडियो आप लोग सभी को सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर मिल सके। तो चलिए आइए देखते हैं सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से नुकसानदायक है, शत्रु है। तो सबसे पहला उपयोग होने वाले वस्तुओं को खराब करता है। यानी सूक्ष्म जीव जो होता है, जैसे हमारे उपयोग की जो चीजें हैं, जैसे अक्सर हम लोग देखेंगे कि अगर आप अपने घर में भोजन है ना, कपड़े हैं, चमड़े के सामान है, तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर गर्मी का सीजन है या नहीं भी है, तो आप देखेंगे कि जो खाना जो होता है, भोजन जो होता है, अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वह कुछ घंटों के बाद जो है वो खराब हो जाता है। तो इस भोजन को खराब करने का कारण कौन है? तो वह है सूक्ष्म जीव। यानी सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या किया? हमारे भोजन को खराब कर दिया। अगर आपके घर में कपड़ा है, कपड़ा को आप कुछ दिन अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, साफ नहीं करते हैं, तो उसमें भी एक देखिएगा सफेद कलर का, सफेद टाइप का जो है कवक फंगस फैल जाता है ना। यानी कपड़े को वो खराब कर देता है। अक्सर चमड़े के जूते हो गए, चमड़े के बेल्ट हो गए, चमड़े के बैग्स हो गए, तो आप देखिए अगर उसे आप पॉलिश नहीं करते हैं तो वह चमड़े का चीज खराब हो जाता है। यानी सूक्ष्म जीव जो होता है वह हमारे उपयोग होने वाले बहुत सारे वस्तुओं को खराब कर देता है। दूसरा हो गया मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। यानी कुछ सूक्ष्म जीव तो ऐसे हैं, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा हमारे लिए दवा का प्रयोग होता है, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया है ना। इस तरह के बहुत सारी चीजें होती हैं, औषधि बनाने में, अल्कोहल बनाने। तो ऐसे ही सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो रोग भी उत्पन्न करने वाले होते हैं। यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमें रोग उत्पन्न करते हैं, रोग हमारे शरीर में पहुंचाते हैं। और यह हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है? जैसे हम किसी वायु के द्वारा, हवा के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है। पेयजल, अगर हम गंदा पानी पीते हैं, गंदा भोजन करते हैं, तो भी यह हमें हमारे शरीर में फैलता है। या किसी संक्रमित मनुष्य के द्वारा, अगर कोई संक्रमित मनुष्य है जिसको बीमार है ना, तो उसके द्वारा भी हमें यह बीमारी फैल सकती है। और ये बीमारी कैसे फैलती है? तो सूक्ष्म जीव की वजह से। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा जुकाम आप लीजिए, सर्दी जुकाम जो होता है, अगर कोई सर्दी किया हुआ व्यक्ति, किसी को सर्दी हुआ है और अगर वो छींकता है, तो उस छींकने से बहुत सारे वायरस जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो वातावरण में चले जाते हैं। और जब उसी सूक्ष्म जीव को हम श्वास के द्वारा लेते हैं तो फिर हमें भी सर्दी हो जाती है। तो यानी अगर सूक्ष्म जीव जो होता है वो संचरणीय रोग का भी एक कारण होता है। तो यानी देखिए संचरणीय रोग क्या है? तो जीवों द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति में फैलने वाले इन रोगों को संचरणीय रोग कहा जाता है। यानी संचरणीय रोग क्या है कि एक बीमार व्यक्ति है और वह बीमार व्यक्ति से जब किसी स्वस्थ व्यक्ति में वो फैलता है, तो उस रोग को हम लोग क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। वो संचरण कर सकता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अक्सर हम लोग गंदा पानी पीते हैं, या कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग होटल चले गए, होटल में जो है गिलास, जानते हुए होंगे आप लोग कि गिलास जो होटल होता है, होटल में यूज किया हुआ प्लेट या यूज किया हुआ गिलास जो है वो सही तरीके से साफ नहीं किया जाता है। और अगर उसे कोई संक्रमित व्यक्ति अगर उस गिलास से पानी पी लेता है और फिर हमें बाद में अगर उसे सही तरह से साफ नहीं किया जाए, फिर बाद में हमें उसी गिलास से पानी पीना पड़ेगा, तो हम भी बीमार हो सकते हैं। तो ये हमें अच्छी तरह से सावधानी बरतनी है कि हम बीमार व्यक्ति द्वारा यूज किया हुआ चीजों को थोड़ा सा परहेज करेंगे।
तो संसर्गीय रोग क्या होता है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलने का काम करता है। जैसे में क्षय रोग, टीबी देखे होंगे, अगर किसी को टीबी हो जाता है, अगर परिवार में किसी सदस्य को टीबी हो गया तो अक्सर उसके घर वाले को भी टीबी पकड़ने का चांस ज्यादा होता है। इसीलिए उसके बच्चे को या जो भी टीबी से ग्रसित व्यक्ति होता है उसका सारा सामान, खाने के बर्तन, पहनने के कपड़े सभी अलग जगह पर रखे जाते हैं। सर्दी जुकाम है ना, चिकन पॉक्स, हैजा, ये सभी संचरणीय रोग हैं। ठीक है, यानी यह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। ये चीज आप लोग जानकर थोड़ा हैरत में होगा कि हमारे देश में हर वर्ष 1 मिलियन से भी अधिक टीबी पेशेंट मिलते हैं। 1 मिलियन से भी अधिक हमारे देश में, 1 मिलियन प्रति वर्ष से भी अधिक टीबी देखने को मिलते हैं। यह जो टीबी जो होता है, इस टीबी को फैलाने वाले सूक्ष्मजीव का नाम है बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। याद रखिए, कभी परीक्षा में पूछ देता है कि टीबी फैलाने वाले सूक्ष्मजीव का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या होगा, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होने वाला वायु के द्वारा फैलता है। यानी टीबी का जो सूक्ष्मजीव है वो हवा के द्वारा, अगर कोई टीबी पेशेंट है और उसके पास हम जाते हैं, उसके साथ थोड़ा बैठते हैं, तो संभावना हो सकती है कि हवा के द्वारा उसके श्वास छोड़ते हैं, तो उस श्वास के द्वारा, हवा के द्वारा वह हमें भी बीमार पड़ सकता है। और यह सबसे ज्यादा फेफड़ों पर ही असर करता है। यानी ये माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो सूक्ष्मजीव है वह सबसे ज्यादा प्रभावित करता है फेफड़ा में। तो देखिएगा कि जो आदमी को टीबी हो जाता है और जब वो थूकता है या खांसता है तो उसमें थूक में जो होता है वो ब्लड निकलता है। अगर वो ब्लड निकल रहा है तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति को टीबी हो गया है। और इसको सही समय पर अगर इलाज भी किया जाए, ऐसा बात नहीं है कि टीबी हो गया तो उसका इलाज नहीं है, अगर सही समय पर और सही जगह से अगर इसको उपचार किया जाए, ठीक डॉक्टर से उपचार किया जाए, तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। अब यहाँ पर देखिएगा कि कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं वह जीवों के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, जीवों के द्वारा फैलते हैं। जैसे कि अक्सर हम लोग खाना खाते हैं, जो घरेलू मक्खी जो होता है वह क्या करता है कि कचड़े में बैठकर वो वहां से उड़ के फिर हमारे भोजन में बैठती है या हमारे शरीर में बैठती है, तो वहां पर वह सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में चिपक जाते हैं और वह भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हम लोग आए दिन जो है मलेरिया, डेंगू है ना, चिकनगुनिया के बारे में सुनते होंगे। तो यह जो होता है वो, जैसे मलेरिया अभी बहुत आप लोग सुने होंगे कि मलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया। तो ये मलेरिया फैलने का कारण क्या होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर। यानी सभी मच्छर मलेरिया नहीं फैलाते हैं, जो मादा एनोफिलीज मच्छर है। कभी आप लोग एग्जाम में आ सकता है कि मलेरिया फैलाने वाले जीव क्या नाम क्या है। ठीक है, तो मलेरिया फैलाने वाले जीव का नाम क्या है, मादा एनोफिलीज मच्छर, मलेरिया परजीवी। और मादा एडिज मच्छर, देखिए मादा एडिज मच्छर जो होता है वो डेंगू जो है, डेंगू विषाणु को फैलाने का काम करता है, जो कि प्रोटोजोआ का वाहक होता है। यानी हमें मलेरिया, अगर मलेरिया से बचना है तो हमें मच्छर से दूर रहना होगा, मच्छर को भगाना होगा। तो बच्चों, आज देखिए बारिश का सीजन आ गया है, तो सभी को अपने आसपास पड़ोस में गड्ढे को भर दें, पानी जमा ना होने दें, आसपास सफाई रखेंगे ताकि मच्छर पल ना पाए। और जब मच्छर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मलेरिया के प्रकोप को हटाने के लिए जो है हमें बहुत एहतियात बरतना होगा। बरसात के सीजन में छतों पर पानी नहीं होने चाहिए। अगल बगल में अगर गड्ढा है, वहाँ पानी जमा है तो उस गड्ढे को भरना चाहिए। गड्ढा बहुत बड़ा है और भरना असंभव है तो वहाँ पर कम से कम मिट्टी का तेल थोड़ा सा डाल देंगे ताकि उस पर मच्छर प्रभावी ना हो। तो मानव में रोग उत्पन्न करने वाले बहुत सारे सूक्ष्मजीव हैं। जैसे कि कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं, जैसे जीवाणु है, वायरस है, ठीक है, प्रोटोजोआ है। तो जैसे जीवाणु से फैलने वाले कारण क्या, कौन कौन से बीमारी हो सकते हैं, क्षय रोग हो सकते हैं, हैजा हो सकता है ना, टाइफाइड हो सकता है। वायरस से फैलने वाले क्या है, खसरा है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, और हेपेटाइटिस ए है। प्रोटोजोआ से फैलने वाले क्या है, मलेरिया है।
जैसे कि आप लोग जो है पेज नंबर 36 में, विज्ञान का पेज नंबर 36 में एक कॉलम बना हुआ है, उस कॉलम को जो है आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, उसको याद कर लेंगे कि यहाँ पर जो है मानव में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि क्षय रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, संचरण का तरीका क्या है, वो कैसे फैलता है और उसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं। ये सारा चीज यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग सभी इसको अच्छे तरीके से कॉपी में उतार के और उसको याद करेंगे। पौधों में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव, यानी सिर्फ सूक्ष्मजीव मनुष्यों में ही बीमारी नहीं फैलाता है, बल्कि यह पेड़ पौधों में भी फैलाता है। जैसे नींबू कैंसर, आप देखेंगे कि नींबू में जो होता है धब्बे जैसा हो जाता है, कुछ देर के बाद खत्म हो जा, ये नींबू ही जो है सड़ जाती है, जिसको हम लोग नींबू कैंसर कहते हैं। और यह जीवाणु से फैलता है, जीवाणु उसको फैलाने का काम करता है। और ये संचरण का तरीका क्या है, वायु है। उसी तरह से गेहूं में रस्ट होना, यह एक कवक है, ठीक है। उसी तरह से भिंडी का पीत होना, यानी देखिएगा कि भिंडी, ऐसे हम लोग सभी को जानते हैं कि भिंडी हरी होती है, हरे रंग की होती है, लेकिन कभी कभी भिंडी पूरी तरह से पीली हो जाती है, जिसको भिंडी की पीत कहते हैं। यह वायरस के द्वारा फैलता है और यह फैलाने का तरीका क्या है, कीट है, यानी कीट के माध्यम से यह एक दूसरे पर भिंडियों में फैलता है। पौधों में उत्पन्न करने वाले, अभी हम लोग पढ़े, पौधों में उत्पन्न करने वाले कुछ सूक्ष्मजीव, रोग उत्पन्न करने वाले, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले कुछ सूक्ष्मजीव हैं। अब हम लोग आते हैं कि अक्सर हम लोग जैसे जो खाना होता है, भोजन होता है, वो भोजन नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है अगर हम उसे अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं करें तो आज हम लोग देखेंगे, अभी देखेंगे कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण। तो खाद्य पदार्थ संरक्षण क्या है कि खाद्य पदार्थों के संदूषण, संदूषण मतलब खराब होना, खराब से बचाव की क्रिया खाद्य परिरक्षण कहलाती है। इसको याद कर लीजिएगा कि खाद्य पदार्थ के संदूषण से बचाव की क्रिया खाद्य परिरक्षण कहलाती है। यानी हम अपने खाने वाले पदार्थों को हम कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए हमें आवश्यक मतलब कुछ ऐसे बातें हैं जिसको आपको समझने होंगे। तो इसके लिए क्या हम लोग करेंगे, रासायनिक उपाय करेंगे। यानी हमें खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, रासायनिक उपाय करने होंगे। और ये रासायनिक उपाय बहुत सारी चीजों से किया जाता है, नमक से किया जाता है, खाद्य तेल से किया जाता है, सोडियम बेंजाइट से किया जाता है, सोडियम से किया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से जो है हम लोग खाने वाले पदार्थों को बचा सकते हैं। जैसे नमक के द्वारा परिरक्षण, तो अक्सर आप देखे होंगे कि मांस मछली को लंबे समय तक अगर आपको उसको बचा के रखना है तो आपको क्या करना होगा, उसमें नमक डालना होगा। अक्सर आप देखिएगा कि आपके घर में अचार बनता है, तो अचार में हम लोग क्या करते हैं, उसको नमक छिड़कते हैं, और नमक जो होता है वो परिरक्षण करने का काम करता है। दूसरा हो गया चीनी द्वारा परिरक्षण। तो जैसे चीनी खाद्य पदार्थ में मौजूद नमी को कम कर जीवाणुओं को वृद्धि रोक देता है, जैम जेली आदि का परिरक्षण चीनी द्वारा ही किया जाता है। जैसे अगर आपको खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि सूक्ष्मजीवों को बाहर करना। यानी अगर सूक्ष्मजीव उसमें भिड़ेगा नहीं, सूक्ष्मजीव उसमें आएगा नहीं, तो वह वस्तु खराब होने से बच जाएगी। तो चीनी के द्वारा भी जो होता है हम परिरक्षण कर सकते हैं। जैम जेली बनाने में भी चीनी का प्रयोग किया जाता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, अक्सर हम लोग जो है जैसे अचार बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, मांस मछली आदि का परिरक्षण जो होता है वो तेल और सिरके के द्वारा भी हम लोग उसको सुरक्षित कर सकते हैं। गर्म एवं ठंडा करना, तो अक्सर हम लोग देखते होंगे कि जो हम लोग घर में फ्रिज होता है ना, तो फ्रिज क्या करता है, वो टेम्परेचर को कम करता है। और देखिएगा कि फ्रिज में रखा हुआ भोजन या फ्रिज में रखा हुआ सब्जी बहुत समय तक टिका हुआ रहता है, और इसका मूल वजह क्या है, तो वह है ठंडा रखना। यानी ठंडा करने से सूक्ष्मजीव जल्दी फैलने का काम नहीं होता है। हालांकि सूक्ष्मजीव तो सभी जगह है, लेकिन जल्दी भोजन को खराब होने नहीं देते हैं। अक्सर आप देखते होंगे आपके घर में जो पैकेट का दूध आता होगा, यह दूध गर्म करके ठंडा करके जो है आपके पैकेट किया जाता है और फिर हमें हमारे पास भेजा जाता है। तो गर्म करके ठंडा करने की जो प्रक्रिया है उसी को पास्चुराइज या पास्तीकरण कहते हैं। पास्तीकरण क्या है, इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर
15 से 30 सेकेंड तक गर्म करने के बाद, यानी आपको जो दूध हम लोग के पास आता है वो 70 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करते हैं। कितना समय तक? 15 से 30 सेकेंड तक गर्म करते हैं और एक ठंडा किया जाता है। और इस दूध को बिना उबाले भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जो पैकेट वाला दूध आता है, जैसे सुधा दूध हो गया, अमूल दूध हो गया, है ना, तो ये बिना गर्म किए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसे पहले ही गर्म करके एकाएक ठंडा करके हमारे पास भेजा जाता है, जो काफी समय तक सुरक्षित रहता है। और उसके बाद क्या है? भंडारण एवं पैकिंग। तो अक्सर हम लोग क्या करेंगे कि भंडारण एवं पैकिंग, जैसे कि अक्सर वायुमंडल में सभी को जानते हैं कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो 78% है। यह सभी सजीवों के लिए आवश्यक तत्व है। यह प्रोटीन, न्यूक्लियक अम्ल, पर्णहरित एवं विटामिन उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे तौर पर नहीं करते हैं। ठीक है, तो अक्सर आप लोग ये देखते होंगे कि हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण में पहुंच गए, है ना। हम लोग को वायुमंडल देखे होंगे कि भंडारण एवं पैकिंग जो होता है वो अक्सर आप देखेंगे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, है ना, तो उसको अच्छी तरीके से जो है पैक किया जाता है। और पैक करने के बाद हमारे पास देखेंगे कि जब तक आप अगर चिप्स कुरकुरे दुकान में खरीदते हैं तो उस दुकान में आप देखेंगे कि वो फुला हुआ रहता है ना। और जैसे ही आप उसको फाड़ेंगे तो अंदर तरफ से एक गैस निकलती है और उस गैस को भर के खाने वाली चीजों को सुरक्षित रखा जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक हैं और उसे हम कैसे अपने भोजन को, अपने सामानों को बचा सकते हैं। तो आज हम लोग इतने ही खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। हम लोग ये सभी जानते हैं कि हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है और यह नाइट्रोजन हमारे जीवन के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन चक्र के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को बधाई हो, सभी को धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह से वीडियो देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक भी करेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में। तब तक के लिए सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।